गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम BHDC 101 की यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है रीतिकालीन काव्य के प्रेरणा स्रोत और परिस्थितियाँ। सबसे पहले उद्देश्य। रीतिकाल हिंदी साहित्य के श्रवण युग या भक्ति काल के बाद का वह महत्वपूर्ण काल है जिसमें काव्य की विविध प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं। काल की दृष्टि से हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल की इस काव्य धारा के लगभग 200 वर्षों में लिखे गए काव्य तथा युगीन कवि एवं आचार्य के लिए पृष्ठभूमि का काम करने वाली विविध स्थितियां और परिस्थितियों के साथ साथ रीतिकालीन काव्य के प्रेरणा स्रोत का विश्लेषण इस इकाई में किया गया। अब देखते हैं रीतिकालीन काव्य में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखो, इस इकाई के अध्ययन से आप रीतिकाल के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे। रीतिकाल का अर्थ और स्वरूप देखेंगे। रीतिकाल की काल सीमा और उसके नामकरण का विवेचन कर सकेंगे। रीतिकालीन उपलब्ध सामग्री के मूल स्रोत की चर्चा करते हुए समस्त सामग्री का वर्गीकरण कर सकेंगे। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का विवेचन कर सकेंगे। रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझा सकेंगे। अब आ गया था प्रस्तावना। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल ही रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के बाद का यह युग अपेक्षाकृत शांत था। मुगल साम्राज्य की जड़ें जमने के बाद एक व्यवस्थित दरबारी संस्कृति का उदय हुआ जिसमें कविता सुनाने के लिए कवियों को आमंत्रित किया जाता था। मुगल दरबार की देखा देखी अन्य छोटे मोटे राजाओं ने भी दरबार सजाने और कवियों को उनमें आमंत्रित करने की प्रथा का निर्वाह किया। बाद में मुगल शासक की शक्तिहीनता, बाहरी आक्रमणों और प्रादेशिक शासकों की पारस्परिक युद्धों, मराठों और सिखों के आक्रमणों एवं कंपनी शासक के राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण इस युग में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण बना। फिर भी दरबार और दरबारी संस्कृति कायम रही। हिंदी साहित्य का यह कालखंड बहुत अपेक्षों आरोपों का युग रहा। श्रृंगार प्रधान काव्य तथा नायक नायिका के भेद, नक्शिक वर्णन एवं विविध किरणाओं का रसमय शैली में विवेचन इस युग में किया गया। इस युग का अधिकांश काव्य किन किन परिस्थितियों में चालित और प्रेरित होता रहा, इसकी समीक्षा करना भी हमारे लक्ष्य है। रीतिकालीन साहित्य में भक्ति जैसे प्रमुख प्रवृत्ति का स्थान श्रृंगार ले लेता है और उस श्रृंगारिक वर्णन पर अनेक आरोप आपेक्ष लगाकर उसे अश्लील और घोर श्रृंगारी भी कहा जाता है। रीतिकाल में केवल श्रृंगार काव्य का ही सर्जन नहीं हुआ, श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य कई प्रवृत्तियों भी इस युग के काव्य में देखने को मिलती है। अब आ गया है रीतिकाव्य और रीतिकाल की परिभाषा, नामकरण और कालसीमा। भारत की साहित्य चिंतन परंपरा में रीति एक पहले से चली आती अवधारणा है। रीति पर केंद्रित और एक संप्रदाय भी हुआ है जिसमें पद संगठना को रीति कहा जाता है और उसे काव्य के लिए अंग संस्थान के समान माना। यह रीति का परिभाषिक अर्थ है। संस्कृत के कोशों में रीति शब्द सुष्ठ शब्दावली, लेखन पद्धति, शैली के अर्थों में मान्य है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में जिस काव्य में वस्तु की अपेक्षा रीति अथवा आकार की, आत्मा में उत्कृष्ट की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता मिलती है, वही रीति काव्य है। इस काव्य की रचना प्राय रीति ग्रंथों में हुई, लेकिन अपवाद भी है इसमें। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति को एक दृष्टिकोण माना है। लक्षण ग्रंथ न रचने वाला कवि अपने है। रीतिबद्ध दृष्टिकोण के कारण रीति कवि ही माना जाएगा। उत्तर मध्य काल लगभग सन 1643 से 1843 के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में काफी मतभेद भी रहा है। इतिहास के कालखंड का नामकरण उस युग के केंद्रित प्रवृत्ति के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से रीति काल में वीर, श्रृंगार और नीति की रचनाएं हुई। इसमें श्रृंगार ही प्रमुख था। विशेष बात रीति ग्रंथों की रचना थी जिनके द्वारा आचार्यत्व की प्रतिष्ठा हुई। सबसे पहले मिश्र बंधु ने संवेदना के स्थान पर लेखन पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलंकृत काल नाम दिया है। इस काल की कविता में अलंकरण के प्रति रुझान था अवश्य, किंतु यही एक आधार नामकरण के लिए पर्याप्त नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल ही नाम कहा, किंतु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल के नाम से परिभाषित करना चाहा। काव्य की प्रमुख संवेदना परिमाण की दृष्टि से निश्चय ही श्रृंगार की थी, किंतु युगांतर के निर्णायक प्रवृत्ति के रूप में वीर और नीति कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपना मत रीतिकाल के पक्ष में देकर इस नामकरण को स्थिर कर दिया। इस नाम को उन्होंने अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाया।
इस नाम के पक्ष में कहा जा सकता है कि एक, इसमें रीति ग्रंथ ही अधिकांशतः लिखे गए। दो, श्रृंगार की कविता भी वस्तुतः श्रृंगारस के लक्षण के साथ साथ उदाहरण स्वरूप ही अधिकतर रची गई। तीन, जिन कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं रचा वे दृष्टिकोण से उसके अनुगामी थे, अतः रीतिसिद्ध कहे जा सकते हैं। अब आ गया था रीतिकालीन परिस्थितियां। रीतिकाल में परिस्थितियां कैसी थी? हर समाज की संस्कृति का निर्माण और विकास युग के वातावरण से प्रभावित होता। भाषा, साहित्य और ललित कलाएं इत्यादि संस्कृति के अंग हैं। वातावरण के निर्माण में तत्कालीन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक गठन का निर्णायक भूमिका होती है। इसलिए इस युग के साहित्य का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि हम उस युग की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उतार चढ़ाव तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित हो। रीति साहित्य का अध्ययन करने के लिए यह जानकारी और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि इस साहित्य के निर्माण की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक में परिवर्तन का तूफान उठा। इस तूफान से जीवन में कोई भी पक्ष अछूता नहीं बचा। बदलती राजनीति ने शासन वर्ग के चरित्र को भी बदल दिया। साहित्य और ललित कलाएं इसी वर्ग की अभिरुचि से नियमित होने के कारण ये विशिष्ट ढांचे में ढल गई। अब आ गया था राजनीतिक व्यवस्था कि रीतिकालीन काव्य में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। रीति साहित्य के रचना काल में मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। औरंगजेब ने दक्षिण सतलतों को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। मराठों के साथ भी संघर्ष आरंभ किया, लेकिन उनको कुचलने में असफल रहा। परवर्ती मुगल शासक मराठों के साथ संघर्ष की चपेट से बच नहीं सके। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि शाह आलम द्वितीय महादजी सिंधिया को अपना वकील मुतालिक ये संरक्षक था मानने के लिए विवश हुआ। औरंगजेब की नीतियों के कारण उत्तर भारत विद्रोह की आग में झुलसने लगा। जाट, सिख और राजपूत आदि मुगल सत्ता को खुली चुनौती देने लगे। पूर्वी 18वीं शताब्दी तक यह सिलसिला चलता रहा। गद्दी के लिए शाहजादों के आपसी कलह ने विद्रोह की आग में घीर का काम किया। औरंगजेब के समय से ही गृह कलह मुगल राजनीति का एक स्थायी अंग बन गई। इस गृह कलह के कारण गुट्ठों में बंटे हुए मनसबदारों की ताकत बहुत बढ़ गई और उनकी ताकत के सामने बादशाह की हैसियत महज एक कठपुतली की रह गई। मनसबदारों की गुट स्पर्धा के कारण 40 साल की अवधि में 6 बादशाहों ने मुगल गद्दी की शोभा बढ़ाई। इसमें अहमद शाह सन 1719 से 1748 के अलावा कोई भी 5 वर्ष से अधिक गद्दी पर नहीं रह सका। बादशाहों की इस उठापटक के 2 घातक परिणाम ये: एक, शासक के संचालन पर बादशाह का ही नहीं केंद्र का भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया। सन 1739 में नादिर शाह के हमले ने इनकी नींव में जो दरार डाली वह कभी नहीं भर सकी। इस हमले में घूल घुर्षित हुई मुगल मर्यादा ने क्षेत्रीय शक्ति के हौसला बढ़ाया। बची खुची कसर सन 1761 में अहमद शाह अब्दावली के हमले ने पूरी कर दी। 2 राज की बागडोर दूसरों के हाथों में चली जाने के बाद बादशाह के पास विलासिता के सागर में गोते लगाने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से 18वीं सदी में उन्हें केवल अंधकार युग प्रतीत होती है। लेकिन 18वीं सदी को मुगल साम्राज्य से भिन्न एवं उनके अपने तथ्यों का आलोक में देखने वाले इतिहासकारों के निष्कर्ष कुछ भिन्न है। मुगल साम्राज्य का विघटन तो हुआ, लेकिन उसके द्वारा निर्मित सभी प्रशासकीय परंपरा एकाएक लुप्त नहीं हो गई। अवध, हैदराबाद, मुशीरादाबाद, रामपुर आदि की रियासतें मुगल प्रशासकीय परंपरा पर ही टिकी थी। 18वीं सदी में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामंती तत्व प्रबल हो उठे। जमींदारों का सहयोग के बिना शासक चलना मध्य युग में किसी भी शासक के लिए संभव नहीं था। जमींदार ग्रामीण समाज का अगुवा होता था। गांव में जिस जाति, कबीले अथवा खाप का कब्जा होता था, अक्सर वहां का जमींदार ही उसी जाति, कबीले और खाप का सदस्य होता था। इसलिए किसानों को साथ उनका घनिष्ठ संबंध हुआ करता था और शासन के विरुद्ध विद्रोह में इसे किसानों के सहयोग आसानी से मिल जाता था। शासक जातक के बुत्ते पर ही इन जमींदारों का सहयोग पा सका था। केंद्रीय मुगल सत्ता में दुर्बलता का चिन्ह उभरते ही जमींदार अपने को स्वतंत्र राजा घोषित करने लगे। उनके असहयोग के कारण मुगल सत्ता प्रतिदिन जर्जर होती हुई चली गई, क्योंकि लगान का जो धन जिम्मेदार के माध्यम से सरकारी खजाने तक पहुंचाता था, उनका जाना बंद हो गया। मनसबदारों की आय और सैनिक ताकत पर जमींदारों का विद्रोह का असर पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 2 दशकों के भीतर ही जागीरदार भी जमींदारों की राय पर चल निकले और जागीरों को अपनी निजी संपत्ति बनाकर नवाबी का सेहरा अपने सिर पर रख लिया।
जहाँ एक और क्षेत्रीय ताकतें अपना पैर पसार रही थी और सामंती ताकतें प्रबल हो रही थी और नई रियासतें खड़ी हो रही थी, वह दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल सूबे के संसाधनों को आधार बनाकर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। मुगल साम्राज्य का पतन भी अपने आप में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं कही जा सकती, लेकिन भारतीय इतिहास के अगले अध्याय के कारण मुगल साम्राज्य का पतन दुर्भाग्यपूर्ण बन गया। इसके स्थान पर जो अगला साम्राज्य आया उसने सारे भारत को दास्तां की बेड़ियों में जकड़ दिया। मुगल साम्राज्य का स्थान ब्रिटिश साम्राज्य ने लिया और क्षेत्रीय ताकतें उनका मुकाबला नहीं कर सकी। अब आ गया था आर्थिक व्यवस्था। अब उनकी उस समय आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? संस्कृति की दशा और दिशा तय करने में उन दबावों की भूमिका निर्णायक है जिनका स्रोत आर्थिक होता है। इसी वजह से नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली की सांस्कृतिक संसार काफी हद तक उजड़ गया। दिल्ली का शायर लखनऊ, हैदराबाद इत्यादि की ओर रवाना हुए और चित्रकारों कलावंतों ने हिंदू नरेशों के पास आश्रय लिया। विदेशी आक्रमणों और देशी विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को इस तरह जर्जर कर दिया था। मुगल साम्राज्य की आर्थिक जर्जरता से दिल्ली भले ही वैभवहीन हुई, मुगल दरबार की भव्यता लुप्त हो गई, लेकिन भारत की आर्थिक व्यवस्था 18वीं शताब्दी के अंत तक प्राणवाहन बनी रही। मराठा साम्राज्य और नई रियासतों की स्थापना से समृद्धि के नए केंद्र स्थापित हुए। बक्सर के युद्ध तक बाहर से सोना चांदी भारत आ रहा था। यहाँ से कपड़े, नील, मसाले, चीनी इत्यादि का निर्यात हो रहा था। कृषि के व्यापारीकरण ने जमींदारों को, विशेषकर अवध और पूर्वी क्षेत्र के जमींदारों को समृद्ध बना दिया था। आर्थिक रूप से दिल्ली के लोगों की जो स्थिति थी वह पटना, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद या केरल के लोगों की नहीं थी। इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था के कारण व्यापार, उद्योग और कृषि को प्रोत्साहन मिला। इस सुखद आर्थिक स्थिति को 18वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते कड़े झटके लगने लगे। वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से उन सभी भारतीय नरेशों और नवाबों पर अपना शिकंजा कस लिया जो एक दूसरे के बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चले गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन तब विदेशियों के हाथ में चला गया और साम्राज्यवादी शोषण का आरंभ हो गया, जो सन 1947 तक चलता रहा। अब आ गया था सामाजिक स्थितियां कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था, हिंदू समाज का वर्ण व्यवस्था सदियों पहले पेशेवर जातियों की व्यवस्था में बदल गई थी। रीतिकालीन समाज में सामंतशाही प्रबल होने की वजह से इसमें और भी कट्टरता आ गई। सामंतों की राज के वैभव का भार किसानों को वहन करना पड़ रहा था। दलित जातियों का शोषण यथावत जारी था। मुस्लिम समुदाय में भी जातिगत तत्वों का समावेश हो गया था। कुलीनता पर उन मुसलमानों का दावा था जो विदेशी, ब्राह्मण तथा क्षेत्रीय मूल्य के थे। आर्थिक दृष्टि से समाज दो श्रेणियों में विभक्त हो गया था। एक था उत्पाद वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से किसानों और कृषि से संबंधित व्यवस्थाओं से जुड़ी जातियां बढ़ई, लोहार, जुलाला, दुनिया, कहार आदि थी। दूसरा उपभोक्ता वर्ग है, जिसमें आते हैं मनसबदार, जागीरदार, राजा, सामंत, जमींदार और बड़े व्यापारी आदि आते हैं। इन दो वर्गों के बीच संबंध शोषक और शोषित का था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेगारी की प्रथा आम थी। अनेक पत्नियां और रक्षिताओं के होते हुए भी तवायफों की संगत उनके लिए गौरव की बात थी। विलासिता उनकी सामाजिक शक्ति को व्यस्त करने का माध्यम थी। अनेक सामाजिक प्रतिबंधों से घिरी स्त्री पुरुष के अधीन तथा स्वामी की आज्ञाओं पर चलने के लिए बाध्य थी। बाल विवाह की परंपरा सभी वर्गों में व्याप्त थी। राजपूत स्त्री के लिए पति के मरणोपरांत सती होना अनिवार्य था। पति के शव के साथ स्वयं भी चिता पर चढ़ जाना स्त्री के लिए सामाजिक गौरव का प्रतीक बन गया था। आम जनता शिक्षा से वंचित थी। अंधविश्वास लोगों में व्यापक रूप से व्याप्त था। ज्योतिषी और झाड़ फूंक करने वाले लोग चांदनी चौक के सड़कों पर डेरा डाले बटे रहते थे। अब आ गया था धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? भोग विलास के वातावरण ने धर्म के दर्श आध्यात्म पक्ष को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश भौतिकवाद हो गए थे। मंदिर ऐश्वर्य और विलासिता के केंद्र बन गए थे। राम और कृष्ण का अतिशय श्रृंगार होने लगा था और बाल कृष्ण ही नहीं अपितु किशोर और युवा कृष्ण उपास्य बन गए थे। राधा कृष्ण प्रेमी युगल की तरफ प्रतिष्ठित हो चुके थे। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता से समस्त समाज की धार्मिक वातावरण दूषित नहीं हुआ। बादशाह और कुछ अमीर मुसलमान भी हिंदू की होली और दिवाली जैसे उत्सवों में भाग लेते थे। निचले तबके के हिंदुओं के लिए पीरों की मंजार पर माथा टेकना, मन्नत मांगना और चादर चढ़ाना, गड्ढा बीज बांधना आम बात थी। भक्ति युग के
ऐश्वर्य आराधना में लीन संतों और भक्तों का स्थान पीर फकीर और साधुओं ने ले लिया था, जिन्होंने धर्म को आस्था की बजाय आडंबर में बदल दिया था। हिंदू तीर्थ स्थल पाखंडी पंडू से भरे थे, जो धर्म की आड़ में भाले तीर्थ यात्रियों को ठगते थे। ये रात में व्यभिचारी मदिरापान में लगते और सुबह उठकर स्नान ध्यान पूजा के बाद भक्तों को जप जप का उपदेश देते। अब आगे आते हैं सांस्कृतिक स्थितियां। मुगल साम्राज्य के विघटन में भाषा के स्तर पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। देशज भाषाएं संस्कृत और फारसी को चुनौती देने लगी। जिन भाषाओं ने दरबार में ड्योढ़ी भी नहीं देखी थी, वे रीतिकाल के बीच दरबार में जा पहुंची। इसके दो कारण थे। एक है संत एवं भक्त कवियों ने देशज भाषाओं को अपनी कविता से एक पुनीत आभा प्रदान कर उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। दो नए आश्रयदाता प्राय वे थे जो मुगल दरबार में के संपर्क में नहीं आए थे। उनकी जड़ें स्थानीय संस्कृति थी। राजा की पदवी धारण करने वाले लोग अक्सर किसी बड़ी और पुरानी रियासत के मालिक नहीं, मुख्यतः हिंदू जमींदार वर्ग से आए हुए लोग थे। इनकी शिक्षा और ज्ञान के स्तर भी साधारण था, किंतु अपनी परंपरा ये अपरिचित नहीं थे। संस्कृतिज्ञ कवियों ने भी समय की गति को पहचाना, आश्रयदाता की सीमा को समझा और अपनी सर्जना के लिए जनभाषा के परिष्कृत रूप को अपनाया। दरबारों में अब अकेले संस्कृत का ही वर्चस्व नहीं था और संस्कृत के पंडित और कवि तथा जनभाषा के कवि एक ही दरबार में एक साथ एक दूसरे से टकराते हुए मौजूद हुआ करते थे। संगीत साहित्य और ललित कलाओं पर मुगल साम्राज्य का विघटन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। साधारण वर्ग में जन्मे कवि आश्रयदाताओं से सम्मानित होकर प्रतिष्ठित वर्ग में पहुंच जाते हैं। सम्मान और पुरस्कार ही इसकी सफलता की कसौटी है। सृजनात्मक स्वतंत्रता का कोई साधारण संभवतः उसके पास नहीं था। उनके काव्य का स्वरूप उनके आश्रयदाताओं की रुचि से निर्धारण हुआ, क्योंकि उनके समक्ष वही साक्षात उपस्थित श्रोता समाज था जिसके साथ उन्हें संप्रेषण करना था। अपने आश्रयदाता वर्ग के मनोरंजन के लिए इस युग के छोटे बड़े लगभग सभी कवियों ने कामसूत्र में वर्णित नायक नायिका भेद के अनुसार पात्र चुनकर उसके क्रियाकलापों को कविता का बाना पहनाया। श्रृंगारिक रचनाएं इसी मनोवर्ती का परिणाम है। हिंदी साहित्य के साथ साथ उर्दू के विषय में जानना भी इस समय की सांस्कृतिक दृश्य को समझने के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक ही है। उत्तर भारत का उर्दू साहित्य भी विलासिता के वातावरण से गहराई से प्रभावित हुआ। साम्राज्य के विघटन में फारसी पुरानी प्रतिष्ठा खो बैठी थी। फारसी के जानकारों को पढ़ने पढ़ाने वाली संख्या बड़े पैमाने पर घटी, इसलिए शायरों को मजबूरन अपनी जीविका चलाने के लिए जनभाषा उर्दू को ही अपनाना पड़ा। उर्दू अपनाने की इस मजबूरी को प्रसिद्ध शायर मीर तर्की मीर ने दर्द के साथ अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया। राजभाषा फारसी के स्थान पर उन्होंने पहले हिंदी को अपनाया, फिर उर्दू को, जो वास्तव में हिंदी में ही अरबी फारसी शब्दों को बहुतायत से उर्दू में बदल गई थी। दिल्ली के बड़े शायर जैसे आजू मिर्जा, जान जाना और सौदा दरबार निकटता के कारण सम्मानीय बने रहने के लिए उन अपनी शायरी उर्दू के अलावा फारसी में भी रच रहे थे। आर्थिक रूप से खोखली दिल्ली में शायरों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए सामर्थ्य नहीं था। अतः दिल्ली के शायर आश्रयदाताओं की खोज में फर्रुखाबाद, डंडा, अजीमाबाद जो पटना में था, अवध एवं हैदराबाद की ओर गए। अवध के नवाबी दरबारों में दिल्ली के शायरों की खुलकर स्वागत किया। अब आ गया था ललित कलाएं। मुगल चित्रकला शाहजहां के राज्यकाल में ही क्षय की ओर जाने लगी थी। औरंगजेब की नीतियों ने उसे पूरी तरह से निष्प्राण कर दिया। मुगल दरबार के चित्रकारों को भी एक नए आश्रयदाताओं की तलाश हुई। राजस्थान और पहाड़ी क्षेत्रों की रियासतों में हिंदू नरेशों के संरक्षण का चित्रांकन नई शैलियां विकसित हो रही थी। मुगल शैली से प्रभावित तो थी, लेकिन अपने ढंग से मौलिक और भिन्न भी थी। बड़े बड़े रजवाड़ों की देखा देखी छोटे छोटे रजवाड़े, सामंत और जागीरदार आदि भी कलाकारों को संरक्षण देने के लिए उत्सुक थे। कलाकारों को संरक्षण देना सुरुचित संपन्न के प्रमाण, अपनी महिमा का प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण था। कांगड़ा, गुलेर, बसोली, किशनगढ़, बूंदी आदि रियासतों के संरक्षण में इन्हें नामों का चित्रांकन शैली का विकास हुआ, जिन्होंने मुगल प्रभाव को अपनी मौलिकता के मिश्रण के साथ ग्रहण किया। कला एवं साहित्य की अपनी हिंदू परंपरा में जुड़कर इन्होंने मौलिकता अर्जित की। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और चित्रकला का चोली दामन एक साथ रहा था।
अजंता एलोरा आदि के भित्ति चित्र इनके साक्ष्य थे। रीतिकाल में इनके आपसी संबंध बदल गए। अब चित्रकला धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ऐतिहासिकता का अंकन थी। यद्यपि चित्रित पात्र राधा और कृष्ण ही थे, इनका सर्वप्रिय आधार ग्रंथ भगवत पुराण रहा है। इस काल में चित्रकला और साहित्य एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। कहा जा सकता है कि साहित्य चित्रकला पर हावी होता था। रीतिकाल जिन भावनाओं को शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा था, चित्रों में वही रेखाओं और रंगों के द्वारा अंकित किया जा रहा था। कांगड़ा के चित्रकारों ने अपने चित्रों का विषय बारहमासा और नायिका के भेद को बनाया। मालवा और राजस्थान के केशव काव्य के अलावा रागमाला और जयदेव के गीत गोविंद को भी राधा कृष्ण के नाम से नायक नायिका के चित्रण का आधार बनाया। रागमाला संगीत का वर्गीकरण है। एक रागमाला के 5 पुरुष और 5 रागिनियों होती हैं। रागमाला पर आधारित चित्रों में नायक नायिका के 36 चित्र बनाए गए हैं। संगीत के इतिहास में 18वीं सदी एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इसे हिंदुस्तानी संगीत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। संगीत की इस समृद्ध विरासत को खड़ा करने का श्रेय मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह सन 1719 से 1748 को है, जो अपनी विलासिता के कारण मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद संगीत को जीवित रखने और समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी विदेशी रियासतों ने उठाई, जिसके फलस्वरूप संगीत के अनेक घरानों का जन्म हुआ, जैसे पटियाला, ग्वालियर, कसूर आदि। ख्याल के अतिरिक्त टप्पा, ठुमरी, दादरा आदि उपशास्त्रीय किस्म की गायकों रसिक समाज में अधिक लोकप्रिय हुई। अब आ गया रीतिकाल के प्रेरणा स्रोत। रीतिकाल को एक विशेष कालखंड की तरह परिभाषित करने का अर्थ यह नहीं कि रीति इसी काल तक सीमित कोई ऐसी विशिष्ट पद्धति थी जो इसके पहले अथवा बाद में शेष नहीं रही। इतिहास के प्रवाह को इस तरह निश्चित सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। प्रवृत्तियां पहले भी मौजूद होती हैं और बाद में भी शेष रहा करती हैं। इसके आधार पर युग का नामकरण केवल उनके प्रमुख और केंद्रीय को उठाने का सूचक है। रीति साहित्य वास्तव में अतीत में विकसित अनेक परंपराओं का संगम था और संगम होने के कारण वह इन स्रोत परंपराओं से भिन्न और मौलिक हो गया था। वैसे ही जैसे अलग अलग दाल चावल मिलाने पर एक तीसरे खिचड़ी नामक पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं। अब आगे है संस्कृत की शास्त्रीय और साहित्यिक परंपरा। रीति काव्य की शास्त्रीय परंपरा का सीधा संबंध संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ है। यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र का सूक्ष्म व गहन विश्लेषण और काव्य दर्शन तो अनुपस्थित है, पर भेद निरूपण की प्रवृत्ति प्रबल हो चुकी है। रस, अलंकार आदि अवधारणा मूलतः वहीं से आई हैं। इसके अतिरिक्त श्रृंगार की रचना सामग्री का काफी कुछ अंश वात्स्यायन के कामसूत्र से लिया गया। रीति काव्य का श्रृंगारिक परंपरा में संस्कृत काव्य का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा। अमरूक रचित अमरूक शतक और गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती का नाम इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रृंगारिक साज सज्जा का भाव व्यंजना ने अनूठे विधान ने इनके रीति कवियों का प्रिय ग्रंथ बना दिया है। प्राकृत में रचित गाथा सप्तशती भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत रही है। रीति काव्य के श्रृंगार परंपरा पर संस्कृत के स्रोत साहित्य का प्रभाव भी रहा है। देव स्तुति होने के बावजूद स्रोत साहित्य अपने अलंकरण और काव्य सौंदर्य के यही काव्य में समकक्ष और संवेदना की श्रृंगार है। नक्शिक वर्णन का अलंकृत सौंदर्य इनकी एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है, जिनका रीति कवियों ने उत्साह पूर्वक वर्णन किया है। अब आगे आता है हिंदी का भक्ति साहित्य। पहले से चली आती श्रृंगारिक काव्य धारा को ही भक्त कवियों ने खुले मन से अपना लिया था। उन्होंने उनकी दिशा को जड़ जगत से मोड़कर ईश्वरोन्मुख कर दिया था। भक्ति की सभी धाराओं में श्रृंगार का भाव मौजूद था। निर्गुण काव्य ने भी भगवत प्रीति के प्रसंग ने श्रृंगार को अनन्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी पाया। कबीर ने राम भरतार के लिए मंगलाचरण गाया। सगुण भावधारा के कवियों ने श्रृंगार भक्ति के उच्चतम धरातल पर पहुंचाने वाली तन्मयता का नाम था। राम भक्ति के लिए मर्यादित भाव था और कृष्ण भक्ति के लिए उन्मुक्त और स्वच्छंद। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की प्रेम लीलाओं को अपने काव्य का प्रधान विषय बनाया। उन्होंने रूप, गुण, शील, वय, प्रकृति और अवस्था भेद से कृष्ण के प्रेमियों और प्रेमिकाओं की अनेक श्रेणियां कल्पित कर डाली। कृष्ण भी उनको रिझाने के लिए बिसातीन, मन्नी, हारिन, जोगिन, तमोलिन, केवट अनेक रूप धारण करते हैं।
सूरदास ने गोपियों की विरह व्यर्था को व्यक्त करने के लिए 12 मासा लिखा था। भक्ति साहित्य के प्रेम तत्व रीति काव्य के श्रृंगार तत्व के लिए एक प्रमुख स्रोत साबित हुआ। अब आगे था हिंदी काव्य शास्त्र का सूत्रपात। आचार्य केशवदास को हिंदी में काव्य शास्त्र की नींव रखने का श्रेय दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को इस पद का अधिकारी माना, किंतु उसका मत डॉक्टर नगेंद्र समेत हिंदी के बहुसंख्यक विद्वानों की स्वीकृति नहीं पा सका। देवदास आदि परवर्ती रीति कवियों के ने केशव को ही आचार्य के रूप में श्रद्धांजलि दी। केशव के बाद रीति ग्रंथों की रचना इस युग की एक परंपरा ही बन गई थी। इस परंपरा की पहली कड़ी में कृपाराम की हित तरंगिणी, नंददास की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, सेनापति की काव्य कल्पद्रुम और सूरदास की सुंदर श्रृंगार के नाम से लिया जा सकता है। रस रहस्य के रचयिता कुलपति मिश्र, शब्द रसायन के रचयिता देवरसिक, रसाल के रचयिता कुमारमणि, काव्य सरोज के रचयिता श्रीपति और काव्य निर्णय के रचयिता भिखारीदास और काव्य विनोद के रचयिता श्रृंगार मंजरी, अलंकर चिंतामणि और काव्य विलास के रचयिता प्रताप सिंह आदि इस आचार्य परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भले ही संख्या बहुल है, किंतु मौलिक एक भी नहीं है। आचार्य केशवदास ने भामह, उद्धव, दंडी के काव्य दसों के अनुगम किया है। वास्तव में ये रीतिकालीन का आचार्य कवि पहले थे, आचार्य बाद में, बल्कि कहा जा सकता है कि वास्तव में केवल कवि ही थे। आचार्य होने का दायित्व उन्हें वेबन से ही निभाया। अब आ गया था भक्ति का रीति में रूपांतरण। सूरदास का साहित्य लहरी, जो रचनाएं सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर में नायक वेद के संयोग और वियोग वर्णन में जो रूप दिखता है, उस पर शास्त्रीयता का छाप स्पष्ट है। काव्य कौशल के प्रति सजगता भी कृष्ण काव्य का थी। नंददास के विषय में और सब गढ़िया नंददास जड़िया जैसी उक्ति भक्ति काल में ही एक सूत्रपात का संकेत है। रहीम कृत बरवे नायिका भेद और नगर शोभा, तुलसी कृत बरवे रामायण और नंददास की कृतत्व के मूल में निश्चित रूप से कामशास्त्र की लौकिक प्रेरणा विद्यमान थी। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण राधा के रूप में नायक नायिका के रीति के लेके विशद वर्णन किया। नायिका भेद की उद्भावना इन्हीं ग्रंथों में हुई। भक्ति काव्य में पहले से ही श्रृंगार की लौकिक भावना कविता में शामिल रहती आई। भक्ति काव्य ने उनके उदात्तीकरण से अलौकिकता का क्षीण भले ही किया, लेको लुप्त नहीं किया था, बल्कि कहना चाहिए कि कृष्ण काव्य ने गोपी गोपीलीला से इसे छोड़ा बहुत उकसाया ही होगा। जैसे जैसे भक्ति काल के आरंभिक उन्मेष का उत्साह शिथिलता पड़ता गया, भक्त कवियों ने अनुकरण और पुनरावृत्ति बढ़ती गई। भावना की तन्मयता और संप्रण की जगह वाचिक अभ्यास मात्र शेष रह गया। वैसे वैसे कविता में लौकिक श्रृंगार भावना तेजी से सिर उठाती महसूस होने लगी। 17वीं शताब्दी के बाद लगभग प्रत्येक कवि की कविता में राधा कृष्ण और गोपियों के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन भावना मूलतः यही तापरक श्रृंगार की ही रह गई। भक्तों की संख्या भी नहीं घटी, भक्ति का उत्साह भी संपूर्णता में वर्तमान रहा, लेकिन साहित्य की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में भक्ति शिथिल पड़ने लगी। मधुरा भक्ति से भक्त कवियों ने जो धरातल रचा है, उस पर खड़े होकर रीति युग के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार उनका उत्फुल्ल मानवीकरण कर दिया। कृष्ण की प्रेयसी राधा नायक नायिका बनकर अनेक भेदों और उपभेदों में बंट गई। अलौकिक प्रेम की इस मानवीकरण में इस युग का आश्रयदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। अन्य विविध काव्य धाराएं एवं उनका सामाजिक आधार, रीति निरूपण और उससे समृद्ध श्रृंगारिकता आदि प्रवृत्तियां से इतर आश्रयदाताओं और दरबारों के दायरे के 12 खासे बड़े परिमाण में ऐसे काव्य की रचना भी हुई जो या तो श्रृंगारिक नहीं था, जिसमें एक पौराणिक और लौकिक प्रबंध काव्य, कुछ नीति और कुछ भक्ति ज्ञान विषयक उपदेश की कविता थी। अगर श्रृंगारिक था भी तो कामशास्त्रीय नायिका भेद के परे उत्कृष्ट भावानुभूति का काव्य था। इस कविता में प्रेम मातम्य, विरह व्यर्था की कथा और प्रिय की निष्करणता का वर्णन सम्यक रूप से हुआ है। यह रीतिमुक्त कोटि का काव्य है। वीरस की रचनाएं अपनी एक अलग कोटि में आती हैं। अब आता है उत्कट प्रेमानुभूति। बोद्दा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव और घनानंद जैसे कवियों की रचनाएं रीतिकालीन श्रृंगार की क्रीड़ापरक अनुभूति के दायरे में नहीं समाती। इनका काव्य प्रेरणा स्वानुभूत विरह है, कोरा लक्षण प्रतिपादन नहीं है। इनमें सामाजिक रूढ़ियां और जड़ मर्यादा के प्रति असहिष्णुता की भावना थी और उत्कट समावेग
के बल पर उनको चुनौती देने का साहस भी। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यथार्थ प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति है। इन कवियों में सर्वोच्च स्थान गणानंद का था। अब आगे आता है भक्ति, ज्ञान, लोक ज्ञान और नीति काव्य। सभी रीति कवियों ने केवल आश्रयदाताओं के मनोरंजन में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली हो, ऐसा नहीं है। अनेक ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता में लोक नीति का ज्ञान देकर आश्रयदाता के साथ साथ जन सामान्य के लिए गुरु की भूमिका निभाई है। वृद्ध कवि कृष्णगढ़ के राजा राजसिंह का गुरु तथा सर्वोच्च नीतिकार कवि थे। जाति, गांव, परिवार, राज दरबार आदि स्थानों व्यवहार की रीति नीति के बारे में उन्होंने सीधा सादी सरल भाषा में तथ्यपूर्ण ढंग से बताया है। गिरिधर कविराय की कुंडलियां नीति काव्य का लोकप्रिय का एक वृहत अंश है। उनमें जीवन की पाठशाला में अनुभव से प्राप्त ज्ञान और लोक व्यवहार की शिक्षा है। दीनदयाल गिरी भी नीति काव्य के सर्जक थे। घाघ बढ़री ने कृषि और मौसम के विषय में लोक ज्ञान को संचित और समृद्ध करने वाला काव्य रचा। काव्यात्मक कौशल इसमें नहीं है। काव्य कौशल तो इस बात पर निर्भर करता है कि कवि किसको सुनाने के लिए काव्य लिख रहा है और उस श्रोता समाज की रुचि क्या है। काव्य रुचि केवल पढ़े लिखे अभिजात वर्ग की बपोती नहीं है, बल्कि इनके द्वारा हम शायद उस भारतीय जीवन की झलक भी पा सकते हैं। अब आगे आता है दैनिक जीवन व्यवहार में ही कविता। मुख्य धारा से अलग अस्तित्व रखने वाले ऐसे कवि भी जिन्होंने अपने कवि जीवन का आरंभ तो किसी दरबार से किया, किंतु विरक्त होकर निकल गई। कुछ स्वभाव से ही भक्त थे, अतः दरबार में रहते हुए ही भक्ति काव्य रचा, फिर स्वाभाविक विरक्ति के कारण दरबार को त्याग दिया। इनमें कई तो ऐसे कवि हृदय आश्रयदाता भी थे जो स्वयं रचनाकार थे। कवि सुलभ संवेदनशीलता के कारण दरबारी जीवन उनके लिए एक हद के बाद सहनीय नहीं हुआ। इसमें दतिया के जमींदार पृथ्वी सिंह, जिसका कवि नाम रसनिधि था, रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह, कृष्णगढ़ के महाराज सामत सिंह जो वृंदावन जाकर नागरीदास बन गए, ऐसोतर जिला फतेहपुर के शासक भगवंत राय खिंची और गणानंद के नाम लिए जा सकते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार से मोह भंग के शिकार होकर भक्ति की ओर मुड़ गए। अब आगे आता है वीररस के काव्य। वैसे तो दरबारी कविता में श्रृंगार के समान ही वीर को काव्य का विषय बनाया गया, परंतु उसका अधिकांश प्राय चाटुकारिता का सूचक प्रथा पालन भी कहा जा सकता है। अपवाद है कि भूषण लाल और सुदन भूषण और लाल के काव्य नायक शिवाजी और छत्रसाल हैं। सुदन के काव्य नायक सूरजमल जाट हैं, जिनका दूसरा नाम है सुजान सिंह। मुगलों से सीधी टक्कर लेकर इन नायकों ने भारतीय इतिहास में अपने लिए एक स्थान अर्जित किया है। इनके काव्य में वह गर्व, संतोष और उल्लास है जो मुगल साम्राज्य के पतन से व्याप्त हुआ। यह संतोष उस तात्कालीन राजनीतिक चेतना की परिणति है जो औरंगजेब की असहिष्णुता नीतियों के परिणाम स्वरूप क्षोभ और असंतोष बनकर हिंदू समाज में व्याप्त हो गई। शिवाजी, छत्रसाल और सूरजमल जाट की प्रशंसा में रचित इस काव्य में काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो सकती है, किंतु ऐतिहासिकता यथातथ्य सुरक्षित है। हिंदी साहित्य में इसे इतिहास और साहित्य का प्रथम समन्वय कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले आदिकाल में ऐतिहासिक नाम वाले नायकों की वीरगाथाएं तो हैं, किंतु उनमें केवल नाम ही ऐतिहासिक है। इन तीनों की कविता में जो चुनौती ध्वनित होती है वह आगामी इतिहास का संकेत है। यह कविता बताती है कि मुगल साम्राज्य की शक्ति ढलान के उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जिसके बाद उसके साथ लोहा लेने के लिए कई ताकतें खड़ी होने वाली थी। इसकी सफल शुरुआत शिवाजी ने की थी। यह वीर काव्य स्वभाव से ही राजनीतिक और आने वाले परिवर्तनों का सूचक है। इसी तरह हमारी 11वीं यूनिट कंप्लीट हुई। थैंक यू।